नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र और आप देख रहे हैं द सिटी खबर का खास कार्यक्रम द क्राइम स्टोरी। आपने अजमेर यौन शोषण कांड के बारे में सुना होगा, जहां 200 से ज्यादा महिलाओं के साथ में षड्यंत्र पूर्वक यौन शोषण किया गया था। 32 साल बाद इसमें सजा सुनाई गई थी और ये हमारे देश का अब तक का सबसे भयावह कांड माना जा रहा था। द क्राइम स्टोरी में आज बता रहा हूँ, यकीन मानिए ये देश का आज तक का सबसे बड़ा यौन शोषण कांड है। ये कांड है पोलाची यौन शोषण कांड। इस कांड की भयावहता को आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि इस यौन शोषण कांड में प्रभावित होने वाली महिलाओं की संख्या 275 है। सीबीआई ने लगभग 1100 से ज्यादा अश्लील वीडियो बरामद किए और इसके अलावा आप इसकी भयावहता को इससे भी समझ सकते हैं कि जब जज ने सजा सुनाई तो 9 आरोपियों को 5-5 बार के आजीवन कारावास की सजा सुनाई। तो इस बात से अंदाजा लगा सकता है कि कितना भयावह ये कांड था। तो आइए मैं आपको विस्तार से बताता हूँ कि क्या है ये पोलाची यौन शोषण कांड, जो भारत के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा यौन शोषण कांड बना। द क्राइम स्टोरी। पोलाची तमिलनाडु के कोयम्बटूर का एक सुंदर सा छोटा सा शहर है। पोलाची की शांति उस समय भंग हो गई जब पोलाची में रहने वाली एक 19 वर्षीय युवती के पास में उसके एक मित्र सबरी राजन का कॉल आता है। सबरी राजन इस युवती से मिलने की बात कहता है मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है और आप इस जगह पर आ जाइए। युवती उसकी बात को स्वीकार कर लेती है। युवती उसकी बात को मान जाती है और उसके बताए गए जगह पर बस स्टैंड पर पहुंच जाती है। जब युवती वहां बस स्टैंड में पहुंचती है तो वो देखती है कि कार में सबरी राजन तो है और उसके साथ में उसका एक दोस्त वक्रासु भी उसके साथ में है। वक्रासु, सबरी राजन और ये युवती आगे बढ़ते हैं तो गाड़ी जिस जगह जानी चाहिए थी वहां से हटा के इसे धारकापुरम की ओर मोड़ दिया जाता है। धारकापुरम की तरफ जब ये आगे बढ़ते हैं तो वहां पर इनको इनके 2 दोस्त और मिलते हैं, जिसका नाम था बसंत कुमार और सचिन। अब बसंत कुमार, सचिन, सबरी राजन और वक्रासु ये सब युवती के साथ में आगे बढ़ते हैं। कार को एक सुनसान जगह में ले जाया जाता है, पर बीच रास्ते में ही युवती के गले में रहने वाली सोने की चैन को ये युवक निकाल लेते हैं और धीरे धीरे अश्लील हरकत भी उसके साथ करते हैं। अब कार में ही सुनसान रास्ते में युवती के सारे कपड़ों और ये अब इसके साथ में सुनसान जगह पर ये चारों युवक उसके साथ में जबरदस्ती करते हैं और यौन संबंध बनाते हैं। और मुख्य बात तो ये थी, ये ऐसा कृत्य करते समय, ये घिनौना कृत्य करते समय इस पूरे वाकये का एक वीडियो भी बना लेते हैं और ब्यूटी को वहीं पर छोड़कर ये चल देते हैं। ब्यूटी किसी प्रकार से अपने आप को संभालती है, व्यवस्थित करती है, अपने घर पहुंचती है। ये वाकया यही समाप्त नहीं होता। 1-2 दिन बाद से ही युवक फिर से युवती को फोन करने लग जाते हैं। रिकॉर्ड किए हुए वीडियो का हवाला देकर उससे पैसे की डिमांड करते हैं, उससे फिर से शारीरिक संबंध बनाने की बात करते हैं। कुछ दिन तो युवती शांत रहती है और किसी को न कहने की बात सोचती है, पर जब सब्र का बांध टूट जाता है तो ये युवती ये सारे विषय को अपने भाई सुभाष बताती है। सुभाष बहुत धैर्य से काम लेता है। सुभाष इस सारे घटनाक्रम को अपने दोस्तों को बताता है। यहाँ पर युवती के साथ हुई इस दरिंदगी का एक FIR नजदीकी थाने में 24 फरवरी को दर्ज करा दिया जाता है। शुरुआत में तो पुलिस की जांच भी काफी धीमी थी, पर सुभाष जो युवती का भाई था और उसके दोस्तों ने हार नहीं मानी थी। उन्होंने तय कर लिया था कि वो अपनी तरफ से कुछ न कुछ कार्रवाई करेंगे। सुभाष और उसके दोस्त सबरी राजन और वक्रासु उनको ट्रैक करते हैं और उनके पास जो मोबाइल था सबरी राजन और वक्रासु के पास में, उस मोबाइल को वो जब्त कर लेते हैं। कुछ झड़प भी होती है, पर जब उनके मोबाइल की तफ्तीश की जाती है तो वो ये पाते हैं कि न केवल इस युवती का अश्लील वीडियो इनके मोबाइल में था, इसके अलावा ऐसे 3 और 4 और युवतियों के, महिलाओं के अश्लील वीडियो भी उनके मोबाइल में थे। पुलिस के सामने इस वीडियो को पहुंचाया जाता है। पुलिस भी देखकर दंग रह जाती है। अब तक पुलिस इस प्रकरण को एक सामान्य यौन शोषण मानकर चल रही थी, पर अब इन वीडियो के सामने के आने के बाद में पुलिस को भी ये क्लियर हो गया था कि ये एक आपराधिक षड्यंत्र है, ये आपराधिक षड्यंत्र पूर्वक किया गया कांड है। निश्चित ही इसमें केवल एक युवती नहीं और भी ऐसी युवतियां हैं जिनके साथ में इस प्रकार की हरकत की गई है। मामला धीरे धीरे राजनीतिक बनने लगता है। जैसे ही ये FIR की जाती है, कुछ दिनों के बाद में वही स्थानीय एक नेता जो कि AIADMK पार्टी का स्थानीय नेता था, नागराजन,
उसने सुभाष के ऊपर हमला कर दिया और हमला इस नियत से किया, यह धमकी हुई कि तुम इस केस को वापस ले लो। जैसे ये घटना हुई तो राजनीतिक उबाल पूरे पोलाची में, कोयम्बटूर में आ गया। कोयम्बटूर की सांसद कलिमोझी ने इसके लिए एक बड़ा आंदोलन किया। 1000 से ज्यादा युवक युवतियां, कॉलेज स्टूडेंट्स उनके आंदोलन में शामिल हुए, पर धीरे धीरे ये राजनीति होने लग गया था। अब पुलिस पर भी आरोप दबाव बढ़ रहा था। इस बीच में पुलिस ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तत्कालीन एसपी ने पुलिस युवती के नाम को उजागर कर दिया और यही नहीं, पूरे पोलाची शहर में युवती और उन 3 महिलाओं युवतियों के वीडियो भी वायरल हो गए थे। ये बड़ा विषय हो गया था। आप बता दें, इस बड़े विषय में भी पुलिस को 25 लाख रुपए का जुर्माना उस युवती को देना पड़ा था। फिलहाल अब राजनीतिक दबाव बहुत ज्यादा हो गया था और लोगों का आक्रोश भी बढ़ रहा था। इसीलिए 12 मार्च को इस पूरे केस को सीबीआई को हैंडओवर किया गया। सीबीआई को जैसे ही हैंडओवर किया, सीबीआई ने अपनी जांच शुरू कर दी और 24 अप्रैल को सीबीआई ने अपनी पहली एफआईआर दर्ज की। सीबीआई अपनी जांच में सबसे पहले तिरुवन्नाकेश्वरलू, जो कि ऐसा माना जा रहा था इस पूरे कांड का मुख्य सरगना है, उसके फार्म हाउस में पहुंचती है। जब सीबीआई उसके फार्म हाउस में पहुंचती है, सीबीआई जांच करती है, तो सीबीआई को समझ में आ जाता है कि इस पूरे केस में केवल 1, 2 या 5, 10 युवतियां नहीं है, लगभग 275 से ज्यादा युवतियां, महिलाएं इसमें प्रभावित हैं। ये युवतियां या महिलाएं कॉलेज स्टूडेंट थी, स्कूल स्टूडेंट थी, डॉक्टर्स थी, इंजीनियर्स थी, प्रोफेसर थी, यानी इन सब के साथ इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया था। पर जब सीबीआई ने पड़ताल की तो उन्होंने पाया कि ये लड़के सबसे पहले फर्जी आईडी बनाकर दोस्ती किया करते थे, उसके बाद में व्हाट्सएप से चैटिंग शुरू होती थी, फिर कहीं सुनसान इलाके में मिलने के बहाने इनको बुलाया जाता था। एक युवक युवती से मिलने के बहाने उसको बुलाकर उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाता था। ये संबंध अधिकतर बलात्पूर्वक यानी जबरदस्ती बनाए जाते थे। बाकी आरोपी छुप कर इसे देखा करते थे और इसका पूरा वीडियो बनाते थे। फिर इस वीडियो के बहाने युवतियों को ब्लैकमेल किया जाता था, उनसे पैसे की डिमांड की जाती थी, उनसे कई बार यानी बार बार शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहा जाता था। और ऐसा नहीं कि जिसने उससे दोस्ती की थी वही शारीरिक संबंध बनाता था, बल्कि अन्य युवकों के सामने भी इन युवतियों को परोसा जाता था। एक वीडियो इस पूरे प्रकरण में बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, जो इसी युवती का था, जिसमें युवती एक कमरे में बंद सभी राजन से कहती है कि मैंने तुम पर विश्वास किया था, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। और उसके हाथ में एक बेल्ट होता है और लगभग 10-12 युवक उस युवती को घेरे रहते हैं। युवती की अवस्था बहुत दयनीय होती है, उसके शरीर पे कपड़े भी नहीं थे। खैर, सीबीआई ने लगभग 6 माह का समय लिया, 400 से ज्यादा सबूत इकट्ठा किए, 1100 से ज्यादा एविडेंस इकट्ठा किए और इन सब के बीच में सीबीआई ने यह भी पाया कि ये केवल पोलाची में नहीं, इसके अलावा कोयम्बटूर, चेन्नई और सेलम जैसे अन्य क्षेत्रों में भी युवतियां इससे प्रभावित है। पर दुर्भाग्य इस बात का रहा कि सीबीआई की जांच के बीच में केवल 8 युवतियां ही सामने आ पाई और केवल 8 युवतियों के बयान के आधार पर 1100 से ज्यादा अश्लील वीडियो, 400 से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के आधार पर इन युवकों को सजा हुई। 13 मई 2025 में कोयम्बटूर की महिला अदालत ने इन सभी 9 आरोपियों को 5-5 बार के आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। निश्चित ही इसमें चूक कहीं ना कहीं ऐसी भी हो गई कि युवती ने किसी अनजान पर विश्वास कर लिया और ऐसी घटना, अनजान व्यक्तियों पर विश्वास करने की घटना लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसा ही विश्वास, अंधा विश्वास इस प्रकार के घोर कृत्य को अंजाम देता है। तो ये जो घटना थी, ये घटना थी तमिलनाडु के पोलाची की, जो अब तक भारत के इतिहास के सबसे बड़ा यौन शोषण कांड बना। इस पूरे खबर पर आपकी क्या सोच है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और आपसे कहते हैं कि इस प्रकार की घटनाओं से सतर्क रहे और दूसरों को सतर्क करने के लिए हमारे इस प्रकार के वीडियो को शेयर कीजिए और बने रहें द सीजी खबर के साथ। धन्यवाद।